हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है बात कर रहे थे साइंस का। और साइंस में हम लोग का चल रहा था एनसीईआरटी के सीरीज हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी में 9th और 10th क्लास का। 9th और 10th का साइंस बुक को चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल, ठीक है। तो हम लोग जो है देखिए यहाँ पर पढ़ रहे थे 9th क्लास का जो है एनसीईआरटी का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 1। इसमें था मैटर अराउंड, ठीक है, या मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में। तो कल कॉन्सेप्ट में हम लोग बात किए थे कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज इट, ये क्या है, और यह किस चीज़ से बना होता है, मेटाफॉर, ये बात किए थे। और इसके बाद तो मैटर तो पता ही है, मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या जिसका कुछ मास या द्रव्यमान होता है, तो मैटर कहलाता है। और मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये हम लोग देखे थे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है स्टेट्स ऑफ मैटर देखे थे। सॉरी, इससे पहले हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक कुछ देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अभिलक्षण, इसको देखे थे, ठीक है। तो अभिलक्षण तीन था कि पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एक मैटर में। और ये जो पार्टिकल्स है ये कंटिन्यूअसली मूविंग है, ठीक है। कंटिन्यूअसली मूविंग माने इसमें निरंतर ये गतिशील होते हैं। और तीसरा है, ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सभी एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से। ये अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, जिससे ये जो है ना कहीं दूर नहीं थे, अलग नहीं होते हैं, ये एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अगर नहीं देखे हैं तो इसका प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें पूरा इसका जो है कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल से इसको समझाया गया है, बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे जिसमें इसका जो है स्टेट जो है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब अगर कोई चीज सॉलिड है, ठोस है, तो वह जो है लिक्विड में या द्रव में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा। और अगर लिक्विड है तो वो सॉलिड में कैसे चेंज हो जाएगा। अगर यही लिक्विड में है तो ये गैस में कैसे बदल जाएगा। और अगर यही गैस है तो सॉलिड में कैसे चल जाएगा। और सॉलिड है तो गैस में कैसे बदल जाएगा। और गैस है तो कैसे लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो यहाँ पर जो है एक बात ये समझ लीजिए कि चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हम लोगों को पढ़ना है। एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर जो है किसी भी मैटर का स्टेट में जो चेंजिंग आता है उसके लिए दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। मतलब कभी भी कोई भी पदार्थ है उसका अवस्था तभी परिवर्तित होगा जब उस पदार्थ का टेम्परेचर में या फिर उसके प्रेशर में जो है क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये लास्ट में देखेंगे, जब हम लोग कंप्लीट टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में समझ जाएंगे तब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तभी हम लोग देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। कि कोई भी सॉलिड स्टेट है उसको हम लोग हीट देंगे, गर्म करेंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे, तो वह क्या होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। एक स्टेट ऐसा आएगा जब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लिक्विड चेंज होगा। और इस लिक्विड स्टेट में को और ज्यादा हम हीट का सप्लाई करेंगे, एनर्जी का सप्लाई करेंगे, तो वह जो है गैसेस स्टेट में बदल जाएगा। ये सिंपल बिल्कुल है। अब देखिए, जैसे ही हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को या किसी भी स्टेट का, सॉलिड स्टेट है मान लीजिए उसको, अगर हम लोग हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो पता है कि सॉलिड स्टेट में जो इसका पार्टिकल्स है वो तो एक कंटिन्यूसली मूव कर रहा है,
तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, उसमें क्या होगा, इंक्रीज आ जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और वह जो है अपना एरिया जो है क्या करेगा, उसको बढ़ा लेगा अपना एरिया को। क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल नजदीक नजदीक ऐसा गुथा हुआ होता है। अब जैसे ही इसमें हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे यहाँ पर, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से फैलेगा। तो जैसे ही इसका बीच का दूरी बढ़ेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगेगा। और इसमें कंटिन्यूअस जो है हीट देते रहेंगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअस बढ़ेगा, और उसके वजह से लिक्विड से फिर जो है गैसेस स्टेट में ये चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड, कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को उस वस्तु का जो है मेल्टिंग पॉइंट, या हिंदी में गलनांक कहते हैं। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब यह है कि हमारे ऊपर जो है, क्योंकि वायुमंडल है, यह हवा है, तो हवा की वजह से कुछ प्रेशर हमारे ऊपर, कुछ दबाव हमारे ऊपर पड़ता है, जिसको हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो उस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई वस्तु गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और अपना अवस्था में परिवर्तित कर लेता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बेसिकली सॉलिड से लिक्विड होगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उस टेम्परेचर। तो आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 273.1, मतलब 273 केल्विन होता है, या इसको कह लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, इसका एसआई यूनिट जो है वो केल्विन होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी कई बार पूछा हुआ सर। ठीक। और केल्विन में जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म है जिसका नाम है फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन जो है, ये कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस है गलने की, मेल्टिंग का। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। मतलब गलने की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है। ये बदलने की जो प्रक्रिया है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सॉलिड का, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए नोट में एक बात आपको ध्यान देना है कि जब भी सॉलिड मेल्ट करता है, तो जब तक वह सॉलिड कंप्लीट मेल्ट नहीं कर जाता है, तब तक उसका टेम्परेचर जो है सेम रहता है। अगर कोई सॉलिड जो है 273 केल्विन पे अगर पिघलता है, तो आप इसको कंटिन्यू, इतना बड़ा ये सॉलिड है, तो ये जब तक गल नहीं जाता है, तब तक इसका टेम्परेचर 273 केल्विन ही रहेगा। जब ये पूरा गलेगा तब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, 273 274 हो। मतलब मान के चलिए बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ पूरा पिघल गया, पानी हो गया, तो जब तक ये पानी नहीं होता है, तब तक इसका टेम्परेचर क्या बना रहेगा, सेम 273 ही बना रहेगा। ठीक है, तब फिर आप ये है कि कंटिन्यू इसको तो हीट कर ही रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर फिर कहाँ जा रहा है, तो ये जाता है, इसका पार्टिकल्स जो है वो उस टेम्परेचर को अपने में क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। द टेम्परेचर और हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो तो पार्टिकल्स है वो अपने बीच में उस जो है टेम्परेचर या हीट को जो है क्या कर समाहित कर लेते हैं। तो अब इसका यूज क्या है, तो कहता है दिस हीट एनर्जी, जो हीट उसमें पार्टिकल्स के बीच में फंस गया है, एब्जॉर्ब हो गया है बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, दिस इज नोन एज लैटेंट हीट। और लैटेंट का मतलब होता है हिडन, माने छिपा हुआ। तो वह हीट एनर्जी जो पार्टिकल्स में उसके पिघलने तक पूरा नहीं बढ़ रहा था, वो हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रहा था, वो एब्जॉर्ब हीट क्या कहलाता है, लैटेंट हीट ऑफ दैट सॉलिड पार्टिकल कहलाता है। तो अब देखिए सॉलिड से लिक्विड होने का जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं फ्यूजन। तो इसीलिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक कॉन्सेप्ट आएगा कि लैटेंट ऑफ, तो फ्यूजन का जो लैटेंट हीट है वो क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट उसी को कहते हैं जब 1 kg जो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जितना हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, उसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो इससे पता चला कि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट सेम टेम्परेचर। अब देखिए, तो आइस में जो एनर्जी होगा
और जो 0 डिग्री में वाटर का जो टेम्परेचर होगा, ये दोनों 0 डिग्री पर है, तो इसमें जो एनर्जी है वो लेस देन होगा इस एनर्जी के, माने आइस का जो एनर्जी है वो कम होगा वाटर के एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देना। चलिए देखिए यहाँ पर, अब इसमें देखिए यहाँ पर कि फ्यूजन का हम, आप कह रहे हो कि यहाँ पर हिंदी इसका नहीं बता रहे हैं सर, तो इसमें बताने की कोई बात नहीं, इसमें फ्यूजन को फ्यूजन ही से याद रखिए, हिंदी वाले में इसका ऐसे होता है हिंदी संग्रह। देखिए साइंस में हिंदी टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा टफ होता है, तो उसको हिंदी में ही याद। जैसे लैटेंट हीट, तो गुप्त उष्मा कहते हैं लैटेंट हीट को, गुप्त उष्मा। आप देखिए संगलन की गुप्त उष्मा, ये अगर हिंदी में कहा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं अब बॉइलिंग पॉइंट को, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मतलब इसको हम लोग कहते हैं, बॉयल जब करता है क्वाथनांक कहते हैं इसको हिंदी में। तो जब हम किसी भी सॉलिड का जैसे लिक्विड में चेंज हो गया, अब लिक्विड में हीट एनर्जी हम कंटिन्यू सप्लाई ही रखते हैं, तो उस पार्टिकल का जो है एनफ एनर्जी होता है कि उसको और उसमें उसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को क्या करे, ब्रेक कर दे। तो इस टेम्परेचर पर जो भी लिक्विड जो है स्टार्ट क्या करता है, अपना स्टेट को फिर से लिक्विड से गैस में चेंज करने लगता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब जिस तापमान पर कोई द्रव जो है अपना अवस्था को बदलकर गैस में परिवर्तित करने लगता है, उस तापमान को वातनांक, उस द्रव का वातनांक या कहिए बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग और चेंजिंग इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 जो है इसका 0 डिग्री है, तो इसमें 100 आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 373 केल्विन। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि एक प्रक्रिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन कहते हैं। वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया, वही है कि द्रव जो है वो क्या हो गया, गैस में बदलने लग रहा है, उसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, द्रव गैस में बदलने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन अब इसमें जो है चूंकि बॉइलिंग पॉइंट पे कोई वस्तु अगर अपना स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, तो वो है कि जब तक लिक्विड जो है पूरा जो है वो गैस में नहीं बदल जाता है ये, तब तक उसका टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन जब एक्स्ट्रा जाएगा तो उसमें जो है एनर्जी, अब देखिए एनर्जी का जब बात होगा, एनर्जी ऑफ वाटर वो कम होगा किससे, एनर्जी ऑफ गैस से। कि गैस में ज्यादा एनर्जी होगा, उतना टेम्परेचर उसको हिट किया है तो वो क्या हो गया, उसको एब्जॉर्ब किया है उसका मॉलिक्यूल। तब यहाँ पर जो है वो जो छुपा हुआ उष्मा है, गुप्त उष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो क्या है। इसमें कहा कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड या 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। इसको कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, गुप्त के उष्मा की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को, है ना, गैस में बदलने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो जरूरत है, जो आवश्यकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वाटर वेपर जो है 373 डिग्री केल्विन पर ज्यादा एनर्जी जो है गेन करेगा वाटर की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर से एक कॉन्सेप्ट जो है समझना है कि एनर्जी अगर गैस के पास, वेपर के पास ज्यादा है, वाटर वेपर के पास अगर एनर्जी ज्यादा है, किससे, वाटर से, ये इससे पता चल गया। इसीलिए हम लोग जब पानी, गर्म पानी से आदमी जलता है तो उसको कम जो है जलन महसूस होता है, जबकि अगर वाटर वेपर से जलता है, जैसे पानी उबल रहा है किसी डेगची पतीला पर, तो गर्म पानी से उतना नहीं जलेगा जितना उसके भाप से जलता है। तो भाप से जलने का सिर्फ वजह क्या है कि उसमें जो है एनर्जी जो है उस गर्म पानी से क्या है, ज्यादा एक्वायर्ड है, ज्यादा उसमें वो गुप्त उष्मा के रूप में उसमें जो है ज्यादा एनर्जी छुपा हुआ है, हीट एनर्जी छुपा। उसी हीट एनर्जी की वजह से भाप से आदमी ज्यादा जलता है। क्लियर है, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछता है। अब नोट, देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, या वाइस वर्सा, या इसका उल्टा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सॉलिड ऐसा है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, क्या करता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि गैस से सॉलिड में डायरेक्ट, वाइस वर्सा, मतलब ठीक इसका उल्टा, तो गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है बगैर लिक्विड स्टेट, कोई बीच का जो स्टेट है उसमें आए बगैर। तो ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा होता है, इन दोनों प्रोसेस का भी नाम है। तो अगर ऐसा चेंज
किसी सॉलिड का जो डायरेक्ट जो है गैस में चेंज होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, या हिंदी में कहते हैं इसको ऊर्ध्वा पातन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वा पातन। ठीक है। मतलब सॉलिड जो है डायरेक्ट जो है क्या होगा, गैस, जैसे कपूर है, ये कांफूर कहते हैं, इसको रख दीजिए धीरे धीरे उड़ जाता है, तो सॉलिड से क्या हो गया, वो गैस में चेंज हो गया। ये अमोनियम क्लोराइड का गोली है, तो वो भी डायरेक्ट जो है क्या होता है, गैस में चेंज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सब हो जाता है। अगर आप इसको गर्म भी करेंगे, तो गर्म भी कीजिएगा तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होगा, लिक्विड में नहीं चेंज होता है। ठीक उसी तरह से कुछ चीज ऐसा होता है जो डायरेक्टली गैस से जो है ना, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा बगैर लिक्विड स्टेट में आए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिपोजिशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिपोजिशन कहते हैं उसको। ठीक है। जो सीधा जो है गैस से सॉलिड में चेंज होता है। तो एक तो फ्रॉस्ट है, जो हम लोग बेसिकली ठंडी के दिनों में देखते हैं कि जमीन पे हल्का हल्का जो है वो जमा हुआ मिलता है, व्हाइट व्हाइट बर्फ की तरह। और एक है ड्राई आइस, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके या टेम्परेचर को कम करके, मैंने प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को लोअर करके, इसको जो है सीधा गैस से सॉलिड में चेंज कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ये भी एक डिपोजिशन का ही एग्जाम्पल है, और ये जो है दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये भी सब्लिमेशन ऊर्ध्वापातन भी पूछा हुआ है, कपूर अल्मोनियम क्लोराइड, ये भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। चलिए, अब जो है नेक्स्ट हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट है प्रेशर का, है ना, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या है। ठीक है। तो कोई भी स्टेट है मैटर का, कोई भी अवस्था है पदार्थ का, तो वह जो है प्रेशर के अप्लाई से, या प्रेशर को इंक्रीज करने से या उसका डिक्रीज करने से, प्रेशर में वृद्धि करने से या उसका कमी करने से जो है उसके अवस्था में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे पहला एग्जांपल तो अभी हम बताएं, CO2 गैस है कि अगर इसको कंप्रेस करते हैं तो ये जो है सॉलिड CO2 में चेंज हो जाएगा गैसियस से। ये सब प्रेशर इंक्रीज करने से हो रहा है। दूसरा इसी तरह से लिक्विड पेट्रोलियम गैस है या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसको प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को लोअर करके ही इसको जो है एक टंकी में जो सिलेंडर आता है उसमें जो है इसको जो है फील किया जा रहा है, ये लिक्विड के रूप में। ठीक है। तो जैसे 14.5 kg जो डोमेस्टिक वाला में भरा जाता है, तो इतना छोटा टंकी में 14.5 kg गैस को नहीं भरा जाएगा, तो इसको पहले लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है, प्रेशर इंक्रीज करके टेम्परेचर कम करके, और इसको इसमें जो है फिल किया जाता है, तब ये आ पाता है। ठीक है। तो ये कुछ जो है प्रेशर का जो है कुछ एग्जाम्पल हो गया, प्रेशर का कुछ अप्लाई हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, जो बात करेंगे, वो बात करेंगे इवापोरेशन का, मतलब वाष्पीकरण का। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं वाष्पीकरण का, है ना, इवापोरेशन, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। तो जनरली जो वाष्पीकरण होता है, कोई भी लिक्विड है उसका बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर जो उसका वेपर में या फिर गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है, वही कहलाता है इवापोरेशन। ठीक है। मतलब कोई भी द्रव, है ना, वह जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर भाप में या गैस में बदलती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर यही ध्यान देना कि बॉइलिंग पॉइंट से कम पर होना चाहिए। एक बात तो यह इवापोरेशन। आप इसका जो है बेसिकल, वो तो कॉन्सेप्ट वाला बात है, आप इसका एप्लीकेशन है जो हमको जानना है, जो एग्जाम में आता है, इवापोरेशन। ठीक है। और क्या क्या है इसका इवापोरेशन का, इवापोरेशन का जो एप्लीकेशन है वह सबसे पहले आता है कि कपड़ा सुखाने। कपड़ा हम लोग का धोते हैं तो वो सूख जाता है। तो क्यों सूखता है? क्योंकि उसका जो पानी है वो वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाता है। तो हम लोग उसको तो गर्म नहीं करते हैं, या उसको बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं गर्म करते हैं, टेम्परेचर भी नहीं देते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पर क्या हो गया, लिक्विड जो है गैस में चेंज हो गया, तो उसका पानी उड़ गया, तो वो क्या हो गया, सूख गया। एक
दूसरा, जो मिट्टी का बर्तन है घड़ा, है ना, इसमें पानी जो है ठंडा रहता है। ये भी इवापोरेशन की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर पानी में अपना ये जो वेपर बनने के लिए अपना लेटेंट हीट का यूज करता है, और इससे ये वेपर बनता है। और उसकी वो जो पानी वेपर बनता है वो सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है उसको फिर एक्वायर कर लेता है, वो उसको अपने में अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसका सतह ठंडा होता है या पानी ठंडा हो जाता है। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो पसीना आता है इंसान को, स्वेटिंग होता है, तो हमारा बॉडी के जिस पार्ट में पसीना आएगा वहां पर हम लोग को ठंडा फील होता है। तो वो क्यों होता है कि ठंडा जब पानी है, वाटर है और गैस है, तो यहाँ पर बताया था कि इनका लेटेंट हीट जो है गैस का क्या होगा, ज्यादा होगा, और वाटर का कम होगा। तो जैसे ही पसीना हमारा बाहर आएगा बॉडी में, तो वो जो एज ए वेपर आएगा। अब वेपर जो है उसमें एनर्जी को अवशोषित करने की क्षमता, या सराउंडिंग्स का एनर्जी क्या करेगी, अवशोषित करेगी। तो बाहर का सतह क्या हो जाएगा, इससे ठंडा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू आवर बॉडी। देखिए तुलनात्मक बात हो रही है, यहाँ पर कंपेरेटिवली बात हो रहा है, कंपेरिजन रिलेटिव है सब। तो उसकी वजह से हमारा बॉडी जो है इसे ठंडा फील होगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर एक गिलास है, कांच का गिलास लीजिए, और इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए फ्रिज से निकाल, तो आप देखिए कि इसके जो है किनारे पर यहाँ पर जो है सरफेस में हल्का हल्का बूंद बूंद जो है पानी आ जाता है, या हल्का सा धुंधला हो जाएगा पानी का, इसमें कुछ कुछ बूंद आ जाएगा। ये क्यों आता है, तो यहाँ पर यह ठंडा पानी है, तो यहाँ पर का टेम्परेचर क्या हो गया, ये कम हो गया। और इसकी तुलना में बाहर का टेम्परेचर क्या है, कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो हवा में जो पानी का अंश मौजूद है, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, वह इसके कांटेक्ट में आते ही अपना टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर से इसका टेम्परेचर को अपने में लेता है, तो इसका टेम्परेचर कम है, तो इसकी वजह से ये ठंडा होकर इसमें जो है क्या होता है, कंडेंस होता है, इसको जम जाता है। ठीक है। तो यहाँ एक बात ध्यान देना है कि लिक्विड से क्या बनेगा, लिक्विड से गैस बना था, और गैस से फिर अगर लिक्विड बनता, तो इस प्रक्रिया को, गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, या इसको हिंदी में मेरे ख्याल से संघनन कहते हैं। ठीक है। देखिए, लिक्विड से गैस बन रहा, तो ये तो वेपराइजेशन हो गया, लेकिन गैस से अगर लिक्विड हो रहा तो इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है देखेंगे कि वह कौन सा जो है कारक है, फैक्टर है, फैक्टर जो इवापोरेशन को या वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले इसको प्रभावित करने वाला कारक है, उसका नाम है सरफेस एरिया। क्या नाम है, सरफेस एरिया, या इसको हिंदी में कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कोई वस्तु जितना जगह घेरे हुए है, कोई कम घेरता है, कोई ज्यादा घेरता है, कोई थोड़ा सा घेरे। तो अगर जो है किसी भी वस्तु का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इवापोरेशन कम होगा। अब इसको एग्जांपल से समझिए। अगर आप एक कपड़ा धोते हैं, मान के चलिए एक शर्ट धोएं, आप इसको जो है मोड़ के फैला दीजिए, चाहे धूप में फैलाइए, मोड़ा हुआ, हो सकता है 4 या 5 घंटा में भी पूरा ना सूखे। लेकिन उसी शर्ट को जो है फैला के डाल दीजिए, धूप में डालिए या छाया में भी डाल दीजिए, तो वो उम्मीद है कि 2 से 3 घंटा में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, मोड़ के डाले तो उसका सरफेस एरिया, उसका जो क्षेत्रफल, जो घेराव का क्षेत्र था, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। और फैलाने का मतलब उसका सरफेस एरिया, जो उसको एरिया था, उसका जो है क्षेत्रफल जितना घेरना था, उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिए। क्लियर है। तो सरफेस एरिया जो है वाष्पीकरण की दर को क्या करता है, निर्धारित करता है। वाष्पीकरण की दर सरफेस एरिया पर निर्धारित करेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्धारित होगा। इसी तरीके से तापमान या टेम्परेचर, अगर तापमान बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, और तापमान अगर घटेगा तो इवापोरेशन भी घटेगा। सिंपल है कि जितना तेज हीट देंगे किसी भी चीज को, तो उतना जल्दी सूखेगा। और अगर जैसे धूप में कपड़ा जल्दी सूखेगा, छाया में कपड़ा देर से सूखेगा। सिंपल है, क्योंकि धूप में टेम्परेचर उसमें क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ेगा, हीट एनर्जी उसको कंटिन्यू मिलते रहे। तीसरा फैक्टर जो इफेक्ट करेगा, जो प्रभावित करेगा वाष्पीकरण को, वह है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अब ये आर्द्रता पहले समझ लीजिए। आर्द्रता समझ लीजिए कि हवा में नमी की मात्रा। ठीक है। या इसको कह लीजिए कि वाटर वेपर इन
एयर। एयर में जो वाटर वेपर है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। तो हवा में जितना कम जो है ह्यूमिडिटी होगा, इवापोरेशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, सरफेस एरिया और टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन कम होगा। क्यों? अब देखिए, ये हवा का मॉलिक्यूल है, इसमें पहले से ही नमी जो है यहाँ यहाँ घुसा हुआ है, इतना सा। अब इसमें हम जो है धीरे धीरे पानी यहाँ और छोड़ रहे हैं। एक कंडीशन वो है, और एक कंडीशन ये है जहां पर नमी नाम मात्र के लिए। तो अब बताइए, यहाँ से अगर कोई चीज है उससे अगर नमी निकलेगा, तो ये वाला जल्दी इसको एब्जॉर्ब करेगा एयर, कि ये वाला करेगा? तो यहाँ का रेट जो है क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी भी इसको क्या करेगा, डिसाइड करेगा। क्योंकि बताए थे, देखिए पहला क्लास में, पहला वीडियो में, कि कोई भी स्टेट जो चेंज होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स का दूरी जो है कितना दूर पर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लिक्विड है और गैस है, अगर सॉलिड में हम किसी चीज को इंटरमिक्स करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन लिक्विड और गैस में किसी चीज को अगर मिक्स करना चाहें तो वो क्या होगा, आसानी से हो जाता है। इसीलिए इंटरमिक्सिंग रेट जो है वो सॉलिड का सबसे कम, फिर लिक्विड का, और गैस का, माने गैस का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है। ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स, उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो है ना स्पेस काफी ज्यादा होता है, किसी भी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स को समाहित करने के लिए, उसमें आपस में अवशोषित करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। चलिए, उम्मीद है कि ये ह्यूमिडिटी वाला जो आर्द्रता वाला कॉन्सेप्ट है ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो समझना है, वो है आपका चौथा फैक्टर। चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। विंड का स्पीड है ना, यहाँ पर पवन की गति। देखिए, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। पवन, देखिए, पवन और हवा दोनों अलग अलग चीज होता है। ये हालांकि ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में बता दे रहे हैं। पवन कहते हैं क्षैतिज गतिशील वायु को, माने हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर जो होगा उसको हम लोग विंड कहेंगे। ठीक है, मतलब वो ऐसे बहेगा, अगर टू डायमेंशनल समझे तो, या ऐसे बहेगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण, या दक्षिण उत्तर, या पूरब पश्चिम, या पश्चिम पूरब, इस तरह से डायरेक्शनली बहेगा। और हवा क्या होता है? हवा ये तो मिक्सचर ऑफ गैस है, और इसका फ्लो हमेशा ऊपर नीचे होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। मतलब जमीन से आसमान की तरफ होगा, या आसमान से जमीन की तरफ होगा हवा का फ्लो। इसलिए यहाँ पर जो है ना, हवा का बात नहीं, एयर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर विंड का बात हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर का बात हो रहा है, पवन का बात हो रहा है। तो पवन की गति, अगर इसका स्पीड, विंड स्पीड ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर विंड स्पीड कम होगा तो इवापोरेशन भी कम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि, यहाँ पर देखिए, कि अगर विंड जो है, विंड का बहाव अगर तेज रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी चीज है, इससे जो वेपराइजेशन हो रहा है वो तो, और यहाँ पर को जो हवा है, तो ये इसको सोखेगा, फिर इसको दूसरी तरफ ले जाएगा, तो यहाँ पर फिर से नया हवा आ जाएगा, तो ये फिर जो इसको जल्दी से सोख लेगा। समझ रहे बात को? मतलब हवा जो इसका, पवन का जो प्रतिस्थापन है, जिसकी वजह से इसका इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हमेशा इसको हर, जब 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 तक पवन में गतिशील रहेगा, पवन गतिशील रहेगा, तब तक इसको नया जो है एयर का सप्लाई होते रहेगा, पवन मिलता रहेगा, और उससे जो है क्या होगा, विंड का स्पीड की वजह से यहाँ पर इसका इवापोरेशन क्या होगा, कंटिन्यू जिस रेट से चल रहा है उससे धीरे धीरे वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, उसमें कम नहीं होगा। इसीलिए विंड का जो स्पीड है वो अगर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन का रेट भी ज्यादा होगा, और अगर विंड स्पीड कम हुआ तो इवापोरेशन का भी स्पीड जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चार फैक्टर था इवापोरेशन का। ठीक है, जो हम लोग को समझना चाहिए था। सरफेस एरिया, ठीक है, फिर तापमान या टेम्परेचर, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, और विंड स्पीड। तो ये चार पर जो है हमारा जो है इवापोरेशन जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था आपका पहले चैप्टर से संबंधित। ठीक है, इसमें अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहा जो ना समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताइए, नहीं समझ में आया उसको दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा आपको। ठीक है, और एक बात यहाँ पर कहना है कि इस जो 9th और 10th का जो एनसीईआरटी का सीरीज शुरू हुआ है, इसमें कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि हाँ पढ़ना है, या उसमें नहीं समझ में आता है, डाउट है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके। तो ये चैप्टर को आप हमको पढ़ाइए। अभी केमिस्ट्री की सीरीज शुरू हुआ है, जो चैप्टर केमिस्ट्री चलेगा, फिर बायोलॉजी, बाकी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।